भोपाल लिए चलते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे मीटिंग के बाद। चलिए अब हटो भैया, हटो। थैंक यू, थैंक यू। हो गया ना भाई, अब हो गया। प्लीज अब चलो बात, पीछे हो जाओ या बैठ जाओ। आदरणीय साथियों, एक कार्यकर्ताओं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया करके वो बाहर हो जाएं। भाई जो पत्रकार नहीं है और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो हॉल में बैठे, मैं आ रहा हूँ, बाहर ही आ रहा हूँ, सबसे मिलूंगा, आपसे मिलेंगे। चलिए आ जाइए, बाहर आ जाइए। सब मानस भवन चलिए, हमारी मीटिंग वहां पे है 5 बजे से। चलिए मानस भवन चलिए। आदरणीय साथियों, मैं आभारी हूं माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय कमलनाथ जी का, जिन्होंने मुझे भोपाल संसदीय क्षेत्र से लड़ने के लिए निर्देशित किया। भोपाल संसदीय क्षेत्र वो है जहां डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी जैसे महान नेता, जिन्होंने नए भोपाल की नींव रखी, जिन्होंने भोपाल को राजधानी का दर्जा दिलाया, जो BHEL लेके आए। आज यदि हम कहें कि मौजूदा भोपाल को बनाने में यदि एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो पंडित डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी को जाता है। हम उनको गर्व करते हैं। आपको जानकारी है कि मैं पिछला चुनाव 2003 में लड़ा था, यानी कि लगभग 15 साल पहले, 14 साल पहले। और जब मैं माननीय राहुल गांधी जी से मिला तो मैंने उन्हें अनुरोध किया कि मुझे आपने बड़ी कृपा करके राज्यसभा का सदस्य बनाया हुआ है, जिसका मेरा टर्म 2020 तक है। यदि आप मुझे लोकसभा में चाहते हैं तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो घर का है वो राजगढ़ है, और यदि आप उसके अलावा मुझे जहां से लड़ना चाहें मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी मुझसे कह रहे हैं कि मुझे मध्य प्रदेश की किसी कमजोर सीट से लड़ना चाहिए। मैंने कहा मुझे उसमें मैं मंजूर करता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में ही कह चुका हूं कि चुनौतियां स्वीकार करना मेरी आदत है। 77 का वो चुनाव जहां जनता पार्टी की लहर थी, पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो गई थी। उस समय मैं मेरा जीवन का पहला चुनाव लड़ा और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के गिने चुने विधायकों में से मैं चुना गया। और उसके बाद स्वर्गीय इंदिरा जी की कृपा से, स्वर्गीय राजीव जी और संजय जी की कृपा से, स्वर्गीय आदरणीय अर्जुन सिंह जी की कृपा से और सभी सहयोगियों की वजह से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और मैं यहां तक पहुंचा हूं।
मैंने अपने सारे राजनीतिक जीवन में इस बात का ख्याल रखा है कि राजनीतिज्ञों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, यदि कुछ बात कहें तो उसका पालन करना चाहिए। जो कहा सो किया, और उसी को मैंने अपने राजनीतिक जीवन का हिस्सा बनाया और अपने आप को किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप से अपने आप को दूर रखा। जिसने भी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, चाहे स्वर्गीय पटवा जी हो, चाहे हमारे मित्र विक्रम वर्मा जी हो, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे कोई भी हो, मैंने उन्हें अदालत में उनके आरोपों को प्रमाणित करने के लिए मजबूर किया। लेकिन जहां स्वर्गीय पटवा जी ने और विक्रम वर्मा जी ने अपने आरोप वापस ले लिए और मुझे मेरी ईमानदारी और निष्ठा की का प्रमाण पत्र भी दे दिया, वहीं सुश्री उमा भारती जी आज तक मेरे खिलाफ एक भी आरोप नहीं लगा पाई है। 15 साल तक पूरी सरकार मेरे खिलाफ फाइलें ढूंढवाती रही कि कहीं कुछ पकड़ में आए। क्या पकड़ में आया कि कुछ विधानसभा के माननीय स्वर्गीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के क्षेत्र के कुछ लोगों को उन्होंने विधानसभा में नियुक्ति देनी थी, उनको हमने सरकारी नियुक्ति दे दी, वो भी कैबिनेट डिसीजन से दी। आरोप लगाते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान की सिगरेट के पर्ची पे लिख दिया जाता था, उस पर आदेश हो जाते थे। वो दिखा तो दे कौन सी पर्ची है सिगरेट की जिस पर आदेश दे दिया। मुकदमा दायर किया गया। अगर कोई भी मंत्रिमंडल के निर्णय से कहीं भ्रष्टाचार होता है तो फिर तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन 15 साल में माननीय शिवराज सिंह चौहान चाहे व्यापम हो, चाहे नर्मदा जी के अवैध खनन में जो लोग शामिल हो वो हो, चाहे ई टेंडरिंग हो, चाहे डंपर घोटाला हो, चाहे पोषण आहार घोटाला हो, अनेक घोटाले उसमें मेरा यह आरोप रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और उनका परिवार उसमें शामिल है। मैंने उनको चुनौती दी थी, साहस है तो मेरे खिलाफ महारानी का दावा करके दिखाइए। साहस नहीं जुटाता है। मुझे बंटाधार कहते हैं। मैंने कहा आइए, मौजूद मंच पे आइए, आपके 15 साल और मेरे 10 साल हो जाए मुकाबला। चुनौती स्वीकार करो। भागते क्यों? भागते हैं, डरते हैं। साथियों, मैंने ये चुनौती इसलिए स्वीकार की है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के बयान देख लीजिए, जो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बयान दिए थे और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या बयान दिए। गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है? केवल कुछ चुने हुए उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना और ठीक
जो उन्होंने पहले कहा था उसके विपरीत निर्णय हो जाने के बाद श्रेय लेना, ये इनकी आदत में शुमार है। ये आपको मैं बाद में एक वीडियो क्लिप दूंगा जिसमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों में कितना अंतर है। नरेंद्र मोदी जी सही बात कहने से डरते क्यों हैं? मैं कोई निजी आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनका पारिवारिक मुद्दा है, लेकिन क्या कारण है कि जितने भी उन्होंने फॉर्म भरे चुनाव लड़ने के, उन्होंने अपना मैरिटल स्टेटस क्यों छुपाया? बता देते। 2014 में मैरिटल स्टेटस बताया, पहले क्यों नहीं बताया? कहां तक पढ़े हैं, इसमें क्या दिक्कत है बताने की? भाई डिग्री बता दें कहां तक पढ़े हैं, वो भी नहीं बताते। झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना एक इनकी आदत बन गई है। यहां तक कि केंद्र सरकार के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया कि साहब हम झूठे आंकड़े। तो दिग्विजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई उसके बाद ये पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो निशाने पर ले रहे हैं बीजेपी के तमाम नेताओं को, खासतौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को, उमा भारती को और शिवराज सिंह चौहान को, और अब मोदी पर उनका निशाना है।